हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लिया था कि किस तरीके से सेल साइकिल चलती है, कैसे डिवीजन होते। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे माइटोसिस। ठीक है, कि किस तरीके से माइटोसिस होता है। आज हम लोग इसमें पूरा प्रोसेस देखेंगे, कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे एक पेरेंट सेल से यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका जो बोल सकते हैं उनकी जो बॉडी है एक सिंगल सेल से बनी। वो सिंगल सेल कौन है? जाइगोट है, जो खुद क्या है? डिप्लॉइड है, 2n है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल कैसे हो गए। एक सिंगल सेल से हमारी बॉडी में जितने भी बिलियंस ऑफ सेल है इतना जल्दी कैसे ग्रो हो गया? क्योंकि जो सेल है उसके पास कैपेसिटी है खुद को क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए, खुद को डिवाइड करने के लिए, नए सेल को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो जितने भी सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं उनके बॉडी में सेल प्रेजेंट है, उनमें क्या होता है? उस सेल में ग्रोथ होगी। कोई पेरेंट सेल है उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा, और फिर आगे चल के यही सेल 2 छोटे छोटे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो डॉटर सेल हैं आगे चल के ये भी ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद ये भी छोटे छोटे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे, और यही सेम प्रोसेस आगे के भी सेल यही करेंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी इन सेल से बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं सेल साइकिल। ये सेल साइकिल होता क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन सबसे क्रूशियल मेथड है, क्योंकि इस बॉडी में सेल का रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि जो भी सेल हमारी बॉडी में बन गए वो हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आरबीसी की, इसके जो सेल है हर 120 डेज में क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं, चेंज होते हैं, नए सेल बनते रहते हैं। मीन्स हर 4 महीने बाद आपकी बॉडी में जो पुराने आरबीसी थे उनकी डेथ हो जाएगी, नए आरबीसी के सेल बनेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। इसी वजह से जो नए सेल हैं वो आ रहे हैं, वो पुराने सेल को रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो इसमें क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल का ग्रोथ होगी, ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी डुप्लीकेट होंगे। यहाँ पे एक ही पेरेंट सेल है जो क्या कर रहा है? अपने 2 छोटे छोटे जो बेटियां हैं, डॉटर सेल हैं, उनमें जो भी इनका कंटेंट है उसको डिलीवर कर रहा है। तो उसके पास तो एक ही न्यूक्लियस होगा, एक ही सारे ऑर्गन्स एक एक प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसको 2 लोगों में देना है, 2 बच्चों में देना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने ही जो ऑर्गेनल्स है उनको भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा, तब जाके वो 2 लोगों में इक्वली बंटवारा कर सकता है। ठीक, और ये जो स्टेप होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं। मीन्स सेल का ग्रोथ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बाद में क्या हो जाएगा? सेल का डिवीजन हो जाएगा। जब सेल का डिवीजन होगा यहाँ पे प्रोजेनी सेल बनेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक, ये जो सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है सेल डिवीजन का, यहाँ पे सेल क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ पे जो भी डीएनए है, जीनोम है, ठीक है, ये क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे, रेप्लिकेशन होगा, दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट है, मीन्स ऑर्गेनल्स की बात की गई है, वो भी बनेंगे। हिस्टोन प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है माइटोसिस में, वो सब कुछ बनेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। जो सेल ग्रोथ है ना, किसके बारे में बात करो? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है। सेल क्यों ग्रो कर रहा है? इसलिए ग्रो कर पा रहा है, पहले एक सेल था, उसके पास न्यूक्लियस, उसका पूरा कमांड था, अपने न्यूक्लियस, उसका जो न्यूक्लियस था वो पूरा अपने सेल की रक्षा कर पा रहा था, उसको कंट्रोल कर पा रहा था, जितने भी ऑर्गेनल्स है सबको। लेकिन अगर उसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया, न्यूक्लियस तो छोटा है, वो तो बड़ा नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको मुश्किल हो रहा है अब अपने सेल पे कमांड करना। एरिया बढ़ गया है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो रही है। जब सेल का ग्रोथ होगा तो न्यूक्लियस भी क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर लेगा, 2 न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, कायरोकाइनेसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे जब साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है उसने न्यूक्लियस भी डिवाइड कर लिया। इसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, जिससे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, और यही साइटोकाइनेसिस दिखाता है कि आगे चल के कि क्या हो रहा है? पूरा सेल डिवीजन हो चुका है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही स्पेसिफिक फेज में होता है, वो भी कौन है? इंटरफेज के एस फेज में होता है। सिर्फ एक जगह डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बाकी और कहीं नहीं होगा। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसमें? डॉटर न्यूक्लियाई के पास चले जाएंगे, और ये सेल डिवीजन इसी तरीके से दर्शाएगा। और ये सारी चीज़ें जेनेटिक कंट्रोल होती है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी कभी भी हो सकता, नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, फेजेस ऑफ सेल साइकिल में देखेंगे, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, स्पेशली ह्यूमन सेल की बात करते हैं, हमारी बॉडी में हर 24 आवर, एवरी 24 आवर्स में क्या होगा? एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, मीन्स एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं सिर्फ 24 घंटे में। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट में, ईस्ट भी यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, बट इसमें क्या होता है? हर 90 मिनट पे एक सेल से 2 सेल बनते जा रहे हैं, मीन्स माइटोसिस हो रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, ई कोलाई की बात करेंगे, इसमें क्या होता है? हर 20 मिनट पे जो ई कोलाई का सेल है 1 से 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या सेल टाइप टू सेल, डिफरेंट सेल टाइप में क्या होगा? यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो सेल साइकिल का टाइम है ना, ये भी वेरी करेगा। हमारे बॉडी में
24 आवर्स में हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ई कोलाई में देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं 20 मिनट्स में हो रहा है। अगर हम यूकैरियोट देख रहे हैं, यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट में देख रहे हैं, उसमें 90 मिनट्स में हो रहे हैं। अब आगे देखते हैं, सेल साइकिल को 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज, जिसे माइटोसिस कहते हैं। जो रेस्टिंग फेज है वो कौन है? इंटरफेज। नाम से रेस्टिंग मत सोचिएगा कि पूरा प्रिपेयर कर रहा है, अपने आप को पूरा तैयार कर रहा है कि किस तरीके से सेल डिवीजन होगा। सारी तैयारी हो चुकी है, लास्ट में क्या करना है? शादी करा देना है। ये ऐसे होगा जैसे कुछ फंक्शन होता है हमारे घर, मान लीजिए मैरिज है, शादी है, तो क्या होगा? सारी तैयारी पहले से चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि शादी 1 महीने बाद है तो 1 महीने बाद हम लोग प्रिपरेशन करें, 4-5 महीने पहले से सारी प्रोग्राम की पूरी प्रिपरेशन सब कुछ लिस्ट बन जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या होगा? जिस दिन डेट है, जिस दिन शादी है, उस दिन सारी शादी वगैरह सब कुछ हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है जब एम फेज की बात करते हैं, माइटोसिस, जब माइटोसिस होना रहता है वो तो अपने टाइम पे होगा, लेकिन जो और के टाइम है उससे पहले के जो टाइम है, माइटोसिस के पहले, वहाँ इंटरफेस है, वहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रही है कि किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी माइटोसिस के लिए। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंटरफेज के बाद कौन आता है? एम फेज आता है, फिर कौन आएगा? इंटरफेज। इसी तरीके से यहाँ पे रिपीट होगा। जब हम बात करते हैं इंटरफेज में तो यहाँ पे G1 फेज एस होता है, G2 होता है, फिर एम फेज, फिर G1 एस, G2, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे जो इंटरफेज है ये 2 माइटोसिस के बीच में आ रहा है। अगर हम लोग सिर्फ माइटोसिस की बात करेंगे, ये 2 इंटरफेज के बीच में आ रहा है। यहाँ पे बोला गया कि जो एम फेज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, उससे पहले इंटरफेज में क्या हो रही है? पूरी तैयारी चल रही है, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है, किस तरीके से आगे सेल डिवाइड करेगा, वो सारा पूरा मटेरियल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 लोगों में बांटना है तो सारी चीज़ें दुगनी करनी पड़ेंगी ना। एक सेल है, उसके पास अपना खुद का 46 क्रोमोसोम है, उसका खुद का अपना डीएनए है। क्रोमोसोम तो नहीं डबल होंगे, ठीक है, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो तो डबल होगा, क्योंकि 2 लोगों को बांटना है, 2 लोगों को देनी है। अगर उसके पास क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट एक ही है, प्लांट के सेल की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको दूसरे सेल में देना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? उसको भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ठीक है, रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि 2 लोगों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। ऐसा नहीं किसी में ज़्यादा ऑर्गेनल्स आ गए, किसी में कोई ऑर्गेनल्स ही नहीं है, जिनमें नहीं पहुंचेंगे कहीं ना कहीं इसको सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी, तो वो सेल काम नहीं कर पाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इंटरफेस की, तो ये 2 एम फेज के बीच में दिखता है। और हम बात करेंगे ह्यूमन सेल की, बात करते हैं 24 आवर का ड्यूरेशन होता है, जिसमें से 95% से ज़्यादा कौन टाइम दे रहा है? मिस 23 आवर्स से भी ज़्यादा कौन टाइम खींच रहा है? ये कौन टाइम ले रहा है? इंटरफेस ले रहा है, तैयारी चल रही है। और 1 घंटे में, ठीक है, 5% से भी कम, हम बोल सकते हैं 1 घंटे के अंदर ही क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवीजन हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। जो एम फेज होता है इसमें क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब यहाँ पे जो एक सेल था, जो पेरेंट सेल था, उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसे काइरोकाइनेसिस कहेंगे। जब 2 न्यूक्लियस बन गए, साइटोप्लाज्म तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो आगे क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। जो इंटरफेज है इसे रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है? सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, जो माइटोसिस होने वाला आगे उसके लिए क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है, इसीलिए अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ा रहा है। जो भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल है उनको डुप्लीकेट कर रहा है। यहाँ पे डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज के एस फेज में। अगर बात करेंगे एनिमल सेल, तो ये क्या है? सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन करेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है माइटोसिस में, वो सब भी क्या होते हैं? यहाँ पे बनते हैं इंटरफेज में। ठीक है, फिर देखते हैं जो इंटरफेज है, इनके 3 पार्ट हैं। यहाँ पे G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। G1 फेज में क्या होता है कि ये किसके बीच में आ रहा है? देखिए G1 फेज, यहाँ पे G1 है, S है, G2 है, M, S, G1 है। फिर इस तरीके से मीन्स एक इंटरफेज के बाद एक माइटोसिस होगा, फिर ये इंटरफेज में ही क्या है? 3 फेजेस आते हैं। ठीक, अगर G1 को हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा तो ये किसके बीच में? एक माइटोसिस और एक स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं? S फेज के बीच में आ रहा है। इस S फेज में ही क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। इसीलिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख दिया गया है कि इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे सीधे नहीं बोला गया कि S फेज की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे बोला गया कि शुरुआत हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? S फेज में हो रहा है। G1 फेज जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव बहुत होते हैं, यहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है, और ये बोल सकते हैं कि सब कुछ तो हो रहा है, बट यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक, एस फेज है सिंथेसिस फेज, एक ऐसा फेज है जहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो जो अमाउंट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अमाउंट यहाँ पे डबल होगा, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा कि क्रोमोसोम नंबर जो होगा कांस्टेंट होगा, अमाउंट क्या होगा? डबल होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एस फेज में हमको देखने को मिलता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन वो साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, G2 फेज में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होती है सिंथेसिस हो जाती है, जो कि माइटोसिस के लिए जरूरत है, और सेल का ग्रोथ तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, चाहे वो G1 फेज हो, S फेज हो, G2 फेज हो, सब में हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे एक बार साइकिल हम लोग देख लेते हैं। ये कौन है, G1 S G2, ये क्या है, पूरा इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस हो गया। और ये वाला जो है M फेज है, या आप माइटोसिस बोल सकते हैं। G1 फेज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते रहते हैं। S फेज की बात करते हैं, यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज की बात करते हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बन जाते हैं, जो कि माइटोसिस के लिए जरूरी है। और इन तीनों फेजेस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, अपने आप को बढ़ाता रहता है, ग्रोथ होता रहता है सेल में। फिर बात करते हैं एम फेज में, जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। एम फेज के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। जब यहाँ पे एम फेज को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इनमें देखने को मिलेगा जो ये प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये क्या है, कायरोकाइनेसिस है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। जब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो आगे चल के क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, मींस साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो पार्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। जब उनकी ज़रूरत होगी, जैसे हम हार्ट की सेल की बात करते हैं, या कुछ ऐसे सेल जो क्या होते हैं ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जब कोई चोट लग गई, इंजर्ड हो गया जगह, या फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब वो क्या करते हैं, वो इंटर तो कर जाते हैं सेल साइकिल में जीवन से, लेकिन यहाँ से फिर एग्जिस्ट भी कर जाते हैं, इनके लिए रास्ता खुल जाता है, यहाँ से निकल जाते हैं और इस लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विसेंट फेज बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल है ना, यहाँ पे ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन अभी ये सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, या बोल सकते हैं G0 फेज ऐसा है, ये इनएक्टिव स्टेज है यहाँ पे। लेकिन सेल क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिव है। जब जरूरत पड़ेगी ना तो तुरंत यहाँ पे G0 से कहाँ पहुँचाएगा, G1 में एंट्री कर लेगा, फिर S में, G2 में, इस तरीके से जाके वो जैसे नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है वैसे ही करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब, ये ओकेजनली है। आगे देखते हैं, कुछ एनिमल हैं जिसमें माइटोसिस का डिवीजन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, जो सोमैटिक सेल है, हमारे जो बॉडी के सेल है, गोनैड्स को छोड़ के, सेक्स ऑर्गन के जो सेल हैं उनको छोड़ के, क्योंकि वो कैसे हैं, वो सोमैटिक नहीं, वो जर्मिनल सेल है, उसको छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो जो माइटोसिस होता है ये जनरली क्या होता है, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में। हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं, किसको छोड़ के, जो जर्म सेल है उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। वो जितने भी सेल है क्या, सोमैटिक सेल है। यहाँ पे जब भी सेल डिवीजन होगा वो कैसे होगा, माइटोसिस से होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो हैप्लॉइड सेल हैं माइटोसिस से अपने आप को डिवाइड करें। जैसे मैं बात कर रही हूँ हनी बी, ठीक है, जो मेल हनी बी जिसे हम ड्रोन कहते हैं, इनके पास क्या होता है, 16 क्रोमोसोम होता है। लेकिन इनको जब आगे चल के माइटोसिस करना होता है, जब अपना यहाँ पे बोल सकते हैं गैमिट बनाना होता है, तो पहले से हैप्लॉइड और गैमिट तो हैप्लॉइड होता है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट में, तो आप प्लांट में देख सकते हैं वहाँ पे हैप्लॉइड भी सेल हैं, डिप्लॉइड भी सेल है, उनमें भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। जो हैप्लॉइड सेल होंगे उनको गैमिट बनाना होगा, तो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिनकी क्या बॉडी है, डिप्लॉइड, इनकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है। इनमें क्या होगा, इनका गैमेट बन जाएगा हैप्लॉइड मियोसिस करके, फिर आगे चल के 2 गैमेट फ्यूज किए, फिर यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को क्या बनाना है, 2n स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि जो मेन बॉडी है यहाँ पे स्पोरोफाइट है, ठीक है, डिप्लॉइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे जो हैप्लॉइड हो गए प्लांट में, डिप्लॉइड हो गए, वहाँ पे भी माइटोसिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक जो है एम फेज। इसे हम बोल सकते हैं एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, या फिर हम बात करेंगे माइटोसिस के। This is the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of the virtually all the component of the cell. ये सबसे मेन ड्रामेटिक पीरियड है, यहाँ पे बहुत ड्रामा होने वाला है। सारा काम तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, तो थोड़ा ड्रामा तो होगा ही, क्योंकि यहीं पे टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ढेर सारे जो मेजरली कंपोनेंट है, जो ऑर्गेन्स वगैरह है, ये क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, बंटवारा हो रहा है, तो सारी चीज़ें इक्वली बांटना पड़ेगा ना, तो वो सारा पीरियड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर होगा अपने पेरेंट और जो डॉटर सेल बन रहे, जो प्रोजेनी बन रहे, जो बच्चे वाले सेल बन रहे, उनमें भी सेम होगा। इसीलिए इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मान लीजिए एक फादर है, ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। उनका जो 100 रुपीज़ है, इनको अपने 2 बच्चों में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि 50-50 दे देंगे, नहीं, इनके लाइफ में एक बार क्या होगा, ये पैसे डबल होंगे। डबल होने के बाद इनको डिवाइड करना है, क्योंकि हम इस पर बात करें, जो 100 रुपीज़ है इसको मान रहे हैं DNA, सपोज करिए इसको DNA बोल रहे हैं। और कहाँ पे डबल होगा, एस फेज में होगा। एस फेज किसका पार्ट है, इंटरफेज का पार्ट है, जहाँ पे ये 100 से ये क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। मीन्स अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, अमाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब फिर इसके बाद जब वो अपने बच्चों में बांटेंगे, तो अब क्या होगा, उनके पास तो 100 से 200 हो गया, अब उनको एक बार ही अपने बच्चों में देना है, तो क्या करेंगे, 100 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 100 पिताजी के पास पहले भी था, अब उनके बच्चों के पास भी 100 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो माइटोसिस होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के पास रहता है, वही डॉटर सेल के पास भी होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं।
लेकिन अगर बात करते हैं मियोसिस में क्या होगा, अगर 100 रुपीज़ था पिताजी के पास, उनको देना है, लेकिन ये पहले डबल होगा, इसके बाद बंटवारा करना है। तो ठीक है, डबल हुआ 200 हो गए, लेकिन यहाँ पे ना इनके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों में तो नहीं देना है, 4 बच्चे में देना है। जब 4 बच्चों में देंगे तो 50-50 रुपीज़ देंगे, तब जाके 200 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो उनका एक्चुअल जो अमाउंट था उससे क्या है, आधा है। इसीलिए हम लोग मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, दो फॉर द कन्विंस mitosis has been divided into 4 stages of the nuclear division karyokinesis. It is very essential to understand that the cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between the various stages. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइटोसिस है, यहाँ पे आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे न्यूक्लियर में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा या न्यूक्लियर में डिवीजन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरोकाइनेसिस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो असली बंटवारा हो रहा है, यहाँ पे ही तो क्या हो रहा है, असली बंटवारा होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे तब जाके आगे चल के यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर एक नए सेल यहाँ पे बनेंगे, 2 डिफरेंट नए सेल बनेंगे। ठीक है, एक सेल से। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैरोकाइनेसिस करना पड़ेगा, फिर जाके साइटोकाइनेसिस करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि ये जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज हो गया, मेटा हो गया, एना हो गया, टेलोफेज हो गया, ये तो नाम हमें पता चल गया, लेकिन इनमें कोई क्लियर कट नहीं है। अभी प्रोफेज चल रहा था, कुछ टाइम बाद देखेंगे एनाफेज स्टार्ट हो गया, आपको कोई क्लियर कट नहीं पता चलेगा कि कब ये स्टेजेस एकदम साथ साथ या किसके बाद तुरंत हो रहे हैं, आपको तुरंत क्लियर कट कोई लाइन्स पता नहीं चलेंगी। ठीक है, कैरोकाइनेसिस इन्वॉल्व द 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जो कैरोकाइनेसिस है, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे 4 फेजेस हैं, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और टेलोफेज हो गया। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग इंटरफेज पढ़ चुके हैं। इंटरफेज में क्या होना था, G1, S एंड G2। ठीक है, ये रेस्टिंग फेज है, यहाँ पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, सारी खिचड़ी बन चुकी है, अब आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, G1 फेज में आप सोचिए मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, अच्छा इसका मतलब ER हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बन चुकी हैं, कहाँ, G1 फेज में बन चुकी हैं। एस फेज की बात करते हैं, यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर। अगर एनिमल सेल है तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल भी डबल हो जाएंगे। तो क्या होगा, एस फेज में इसका मतलब DNA का जो अमाउंट था वो डबल हो गया। क्रोमोसोम कांस्टेंट है बट अमाउंट क्या हो गया, डबल हो चुका है। G2 में जितनी प्रोटीन की आवश्यकता थी, जो प्रोटीन हमें चाहिए माइटोसिस के लिए, सब तैयार है। इसका मतलब कि सेल ऑर्गेनल्स भी बन चुके हैं, यहाँ पे अमाउंट भी डबल हो गया। तो हम लोग ये कैरोकाइनेसिस कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो अमाउंट डबल हुआ है वो तो एक सेल, जो पेरेंट सेल है उसके न्यूक्लियस में ही तो अमाउंट डबल हुआ है, बाकी इसके साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, जो G1 फेज है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स बन चुके हैं, ऑलरेडी डबल हैं, साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है और साइज तो न्यूक्लियस का छोटा है। कंटिन्यूअसली चाहे G1 फेज हुआ, चाहे S हुआ, चाहे G2 फेज हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की साइज बढ़ रही है, सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनल्स डबल हो रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पूरा बढ़ रहा है सेल। ठीक है, बट न्यूक्लियस तो छोटा, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो अमाउंट था, DNA का जो अमाउंट था वो क्या हो गया है, डबल हो चुका है। यहाँ पे ऑर्गेनल्स वगैरह सब डबल हो गए, G1 में, G2 में बोल सकते हैं, लेकिन एस फेज में यहाँ पे जो अमाउंट है DNA का वो डबल हो गया। अब इसी को बांटने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैरोकाइनेसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में, क्या लिखा गया है। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोइंग द S एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। प्रोफेज जो है पहला फेज है किसका, कायरोकाइनेसिस का, जहाँ पे न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, ऑर्गेनल्स वगैरह सब तैयार हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस को आपको डिवाइड करना है ताकि जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं यहाँ पे बन सके। देखिए, डॉटर न्यूक्लियाई मैंने बोला है, डॉटर सेल नहीं बोला है। सेल तो बाद में बनेगा, जब यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह यहाँ पे 2 बन जाएंगे एक सेल के अंदर, तब जाके आके साइटोकाइनेसिस होगा, तब 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो क्या होगा, जो प्रोफेज है कि पहला स्टेज है किसका, कैरोकाइनेसिस का, माइटोसिस का। ये किसके बाद आ रहा है, हम जानते हैं इंटरफेज के बाद एम फेज आता है, फिर आता है इंटरफेज। अब इंटरफेज में हमने पढ़ा था G1, S एंड G2। अब यहाँ पे देखेंगे एम फेज में कौन आएगा, प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, फिर कौन आएगा, एनाफेज, टेलोफेज, यही आएगा। इसके बाद लास्टली इनका पार्ट नहीं है, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेज के लिए क्या बोला गया, जो प्रोफेज है ये किसके बाद आ रहा है, S और G2 के बाद ये कौन आ रहा है, प्रोफेज आ रहा है। किसका है, ये कैरोकाइनेसिस का पार्ट है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं माइटोसिस का पार्ट है, उनका आ रहा है। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया, NCERT की लाइन घुमा के पूछ सकता है पहला डिफिनेशन कि जो प्रोफेज है, ठीक है, माइटोसिस में जो प्रोफेज है कैरोकाइनेसिस का, ये किसके बाद आ रहा है, S और G2 फेज के बाद, क्योंकि पहले इंटरफेज हो जाएगा फिर जाके एम फेज होगा।
इन S and G2 phase the new DNA molecule form and not distinct but intertwined। क्या हुआ है कि S फेज में हम बात करते हैं, यहाँ पे DNA का अमाउंट डबल हो गया है। जब डबल हो गया है, जगह कम है, यहाँ पे पहले एक लोग आराम से फैल के रह रहे थे, अब यहाँ पे एक लोग और आ गए, तो क्या हुआ, एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो DNA डबल हुआ है वो क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे गुथे हुए, बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरवाइंड है, एक दूसरे से गुथे हुए। जगह कम है, छोटा सा कमरा है, पहले एक इंसान अच्छे से रह रहा था लेकिन दो आ गए हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तो जगह कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे S में या फिर G2 फेज की बात करते हैं, यहाँ पे जो नया DNA मॉलिक्यूल S फेज में आया, जिसका मतलब G2 में भी रहेगा। फिर आगे हम लोग अब माइटोसिस में आ गए तो प्रोफेज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो DNA का अमाउंट, जो उसका मॉलिक्यूल डबल हुआ है, वो क्या है, इंटरवाइंड है, ठीक है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज में शुरुआत से ही क्या होता है कि जो DNA के मॉलिक्यूल बन चुके हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम के मटेरियल क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, ठीक है। इस तरीके से कंडेंस्ड होते जाएंगे। आगे देखते हैं, द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेकल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमैटिन कंडेंसेशन। यहाँ पे बोला गया कि जो क्रोमोसोमल के मटेरियल है अनटेकल है, बहुत उलझे हुए हैं तब तक जब तक कि क्रोमैटिन का पूरी तरीके से कंडेंसेशन ना हो जाए, क्रोमैटिन पूरी तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम ना बना ले। द सेंट्रोसोम विच हैड undergone duplication during S phase of the interphase now began to move towards the opposite pole of the cell। जो सेंट्रोसोम, अब ये तो देखिए, ये इतना कहानी किसका था, न्यूक्लियस के अंदर की कहानी थी। अब ये वाली कहानी साइटोप्लाज्म के अंदर की है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जब हमने S फेज में पढ़ा था, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रोसोम है ये भी डबल हो रहा था S फेज में साइटोप्लाज्म में। अब ये क्या करेगा, ये मान लीजिए सेल है, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम वगैरह कंडेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो रहा है आगे चल के, लेकिन जो सेंट्रियोल है, जो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल यहाँ पे डबल हुए थे, इस तरीके से जो डबल हुए थे सेंट्रियोल, ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ भागने लगेंगे। एक यहाँ चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा। मीन्स साइटोप्लाज्म में भी जो सेंट्रियोल हैं ये भी क्या करेंगे, अपने आप को दूसरे पोल में भागना शुरू कर देंगे। द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोफेज कैन थस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि DNA का अमाउंट डबल हो गया S फेज में। S फेज के बाद G2 फेज आएगा, फिर हम लोग कहाँ आ रहे हैं, M फेज में। M फेज है, पहला फेज कौन है, प्रोफेज, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये सेल है, ठीक, ये मान लीजिए सेल है, इसका ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे जो DNA है ना, ये पूरी तरीके से बन चुके हैं, यहाँ पे बन चुका है इस तरीके से, यहाँ बन चुका है, डबल हो गया अमाउंट, ये डबल हो गया है। जो सेंट्रियोल है वो साइटोप्लाज्म में है, डबल हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पे क्या होता है, दो सेंट्रियोल जो कि परपेंडिकुलर तरीके से यहाँ पे अरेंज होते हैं, 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। वो क्या करेंगे, अंदर जो भी यहाँ पे DNA है ये क्या होंगे, कंडेंस्ड होते रहेंगे। एक तो इंटरवाइंड है, बनने के बाद एकदम उलझे हैं, और ये कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये क्रोमैटिन बना रहे हैं, ये पूरा कंडेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जो सेंट्रियोल है साइटोप्लाज्म में, ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल के पास यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ही काम हुआ यहाँ पे, हमने देखा पहला, देखिए द क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम मटेरियल है अंदर, जो DNA का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर, ये क्या हो रहा है, कंडेंस्ड होता जा रहा है, एकदम कंडेंस्ड होकर क्या बना, माइटोटिक क्रोमोसोम बन रहा है। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिन अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम यहाँ पे बन रहे हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे, सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोमियर, ओके। सेंट्रोमियर से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिन है, एक सिस्टर क्रोमैटिन ये हो गया, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिन ये हो गया, ये क्या है, जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर की मदद से जुड़े हुए हैं। दूसरा देखते हैं, the centrosome which had undergone duplication during the interphase begins to move toward the opposite pole of the cell। हमने देखा था कि जो सेंट्रोसोम यहाँ पे बने हैं, देखिए ये साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे जो सेंट्रोसोम यहाँ पे ये क्या करें, अपोजिट पोल की तरफ भाग रहे हैं, उनको अपोजिट पोल जाना है। अब ये देखिए क्या बनाएंगे, इनके बारे में देखते हैं। ईच सेंट्रोसोम रेडिएटेड आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। जो सेंट्रोसोम है ना, ये इनके पास से इस टाइप का, ये मान लीजिए सेंट्रोसोम है, यहाँ से छोटे छोटे एस्टर निकलने लगेंगे, छोटे छोटे। एस्टर का मतलब होता है स्टार लाइक, ठीक है, एस्टर का मतलब होता है स्टार लाइक होता है। तो यहाँ से ये रेडिएट होंगे, यहाँ पे रेडिएशन वो माइक्रो किससे बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ये कहाँ से निकल रहे हैं, सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकल, सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं। अब देखिए, द 2 एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस। जो 2 एस्टर अगर एक साथ मिल जाए, किससे, जो कि स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनेंगे, जहाँ पे देखिए 2 एस्टर कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे निकल रहे सेंट्रोसोम से, लेकिन जो हमारा सेंट्रोमियर है वहां से भी तो कुछ निकलेगा, वहां से भी यहाँ पे बोल सकते हैं काइनेटोकोर है, वहां से भी तो कुछ रेडिएट होगा, यहाँ पे से स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर, जो क्या बना रहे हैं, माइटोटिक एपरेटस बना रहे। ये एक मैं डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बड़ा सा ये सेल है, ये पूरा बड़ा सा सेल है,
यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बीच में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इनिशिएशन शुरुआत हो जाएगी, न्यूक्लियस के जो इन्वल्प है ना वो टूटने लगेंगे इस तरीके से, बीच बीच में इस तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी सेंट्रियोल है वो कहाँ जाएंगे, अपने अपोजिट पोल पे भागना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, अपोजिट पोल में आ जाएंगे। यहाँ पे इनके पास क्या होगा, छोटे छोटे इस तरीके से रेडिएट करेंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एस्टर, ठीक है। ये छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से रेडिएट कर रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, देखिए एस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो एस्टर, यहाँ पे बोल सकते हैं, जब दो एस्टर किसके साथ मिल जाए, स्पिंडल फाइबर कहाँ बन रहे हैं, जो भी क्रोमोसोम है, मान लीजिए एक क्रोमोसोम यहाँ है, ये देखिए ये क्रोमोसोम है ये, या मान लीजिए दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इनके पास क्या है, बीच में इनके पास सेंट्रोमियर है, इसके साइड में आपको प्रोटीन का बना हुआ यहाँ पे काइनेटोकोर दिखेगा, जो क्या करेगा, अटैचमेंट कराएगा किससे, सेंट्रोसोम से जो निकल रहा है एस्ट्रोन से। तो यहाँ पे देखिए इनसे क्या निकलेगा, इनसे निकलेगा स्पेंडल, यहाँ पे बोल सकते हैं इनसे स्पेंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, जो कहाँ जुड़ रहे हैं, जो एस्टर है, यहाँ पे दो एस्टर के साथ अगर ये जुड़ गए, एक इधर एक इधर, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्या बना रहे हैं, माइटोटिक अपरेटस बना रहे हैं। मीन्स कि बीच में यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ वाले स्ट्रक्चर में देखिए ये वाले, यहाँ पे देखिए बीच में क्रोमोसोम है, एक साइड देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक साइड आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काइनेटोकोर से यहाँ पे जुड़ रहा है, कहाँ पे, जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पे जो एस्टर है यहाँ पे इससे जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे जुड़ रहा है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके का अरेंजमेंट होना, इसे क्या बोलेंगे, माइटोटिक अपरेटस बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, यहाँ पे देखा गया है कि एंड पे, आखिरी में, प्रोफेज के आखिरी में क्या होगा, व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूसेलस एंड द न्यूक्लियर इन्वल्व। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है, देखिए सारा चीज डुप्लीकेट हो चुका है, डबल हो चुका है साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स थे, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल उनको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है न्यूक्लियस का जो बाहर का इन्वल्व है उसको तो तोड़ना पड़ेगा, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस उसे तोड़ना पड़ेगा। तो हम जब देखेंगे प्रोफेज के एंड में, हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, झाँक रहे हैं, तो देखने में क्या दिख रहा है आपको, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स डबल हुए हैं वो क्या है, उनको कुछ समय के लिए एकदम खत्म ही कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया है, ठीक है। बीच में वो क्या बोलते हैं, रास्ते में जगह कवर ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सबको कुछ समय के लिए हटा दिया गया रास्ते से, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर इन्वल्व है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, इनको तोड़ा गया है ताकि इस तरीके से, देखिए अर्ली प्रोफेज कैसा दिख रहा था, ये अर्ली प्रोफेज है, ये कौन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत इजीली कवर होगा, ये कौन है, न्यूक्लियस है। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि जो यस फेज है, G2 फेज है। अगर हम बात करते हैं यस फेज में, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो DNA था पहले ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, इनका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, देखिए डबल हो गया, तो यहाँ पे दो ब्लू हो गए, दो रेड हो गए, यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, किसका, DNA का। इसके साथ साथ जो सेंट्रोसोम है वो भी क्या है, अपने आप को डुप्लीकेट कर लिए, इस तरीके से वो भी डुप्लीकेट कर लिए अपने आप को, ठीक है। वो भी कब डुप्लीकेट किए, एस फेज में डुप्लीकेट कर चुके हैं, एस फेज में, ठीक। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी यहाँ पे वो बोल सकते हैं न्यूक्लियर इन्वल्व पे धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट हो रहा है, वो अर्ली प्रोफेज है। अगर हम लेट प्रोफेज की बात कर रहे हैं, लेट का मतलब है कि जब प्रोफेज खत्म होने वाला, हम लोग मेटाफेज की तरफ जा रहे हैं, उस समय हमको देखने को मिलेगा कि जो इन्वल्व हैं ये क्या है, टूट चुके हैं, और जो यहाँ पे बाहर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब तो साइटोप्लाज्म है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर इन्वल्व अगर ये टूट जाएगा तो अंदर जो न्यूक्लियोलस भरे हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, ये भी क्या हो जाएंगे, जब न्यूक्लियस टूट गया तो सारा मटेरियल कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। तो सारा मटेरियल कहाँ आ चुका है, साइटोप्लाज्म में आ गया। आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि जो यहाँ पे बोल सकते हैं, जो यहाँ पे सेंट्रोसोम था साइटोप्लाज्म में, वो भी क्या है, अब कहाँ जा रहा है, अपने साइड पे जा रहा है, अपने पोस्ट पे जा रहा है, अपोजिट पोल पे जा रहा है। जब भी यहाँ पे क्रोमोसोम बनेगा, जब क्रोमोसोम बनेंगे तो ये यहाँ से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे एस्टर निकले हुए, कहाँ से निकले हुए हैं, सेंट्रोसोम से निकले हुए हैं। जो हमारा क्रोमोसोम है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है उसका, क्रोमोसोम का, ये किससे जुड़ा हुआ है, हम बोल सकते हैं दो सिस्टर क्रोमैटिन एक क्रोमोसोम में किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। इन सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का यहाँ पे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ये क्या करता है, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से जो निकले हुए एस्टर हैं, इनसे क्या करते हैं, एक जुड़ाव करते हैं। यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्या बनाते हैं, जो काइनेटोकोर है ये बना रहे हैं स्पेंडल फाइबर, तो ये जाके कहाँ जुड़ जा रहे हैं, एस्टर के साथ जुड़ जा रहे हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग आ चुके हैं मेटाफेज में। सेकंड फेज है किसका, कैरोकाइनेसिस का। द कंप्लीट disintegration of the nuclear involved mark at the starting of the second phase of mitosis, hence the chromosome are spread throughout the cytoplasm of the cell। ठीक है, जब पूरी तरीके से कंप्लीटली अगर बोला जाए कि अगर हम लोग सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीटली यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वॉल्व टूट चुका है,
ठीक है। यहाँ पे जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का वो टूट चुका है और यहाँ पे जितने भी मटेरियल थे साइटोप्लाज्म में बिखर चुके हैं। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस हो गए, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा वहाँ पे क्रोमोसोम है वो सब क्या होंगे, बिखर गए। जब न्यूक्लियस टूट गया तो सारा जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था वो कहाँ बिखर के आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। By this stage, the condensation of chromosome is completed and they can be observed early under the microscope. इस स्टेज में क्या होगा, जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इसको इजीली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्लियरली विजन होगा। क्योंकि जब न्यूक्लियस टूट गया है, न्यूक्लियस का जितना मटेरियल था वो कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में, तो हम उसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक सेल है हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ है तो हमें थोड़ा तो उसको और अच्छा माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजीली क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि जब न्यूक्लियस टूट गया है, उसका जितना मटेरियल है जैसे क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियस, ये सब बिखर चुका है साइटोप्लाज्म में, तो हम इजीली इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। This is then is the state at which the morphology of the chromosome is mostly studied। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं कि उसका शेप कैसा है, सेंट्रोमियर अगर बीचों बीच में है या कैसा है, यहाँ हम ये सब पूरे स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, मेटाफेज में। एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज, याद रखिएगा। एट दिस स्टेज द मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिन विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ठीक है। जब न्यूक्लियस टूट गया है, कंडेंसेशन हो चुका है, ठीक है, कहाँ हो गया, न्यूक्लियस के अंदर हो चुका है, लेकिन जब न्यूक्लियस का एनवल्प है, अगर हम बोल सकते हैं वो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है, सारा जो मटेरियल था वो कहाँ आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब हमें अपने आंखों से दिख रहा है कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो कैसे हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं। उनमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस स्टेज में मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है उनके पास क्या है, 2 सिस्टर क्रोमैटिन है, उनकी 2 बहनें हैं, सिस्टर क्रोमैटिन है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किसकी मदद से, सेंट्रोमियर की मदद से चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। इनके सरफेस पे, ठीक है, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, किसके सरफेस पे, जब बोल सकते हैं जो सेंट्रोमियर, इनके सरफेस पे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो प्रोटीन का बना हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दिस स्ट्रक्चर, अब देखिए किस स्ट्रक्चर की बात की, काइनेटोकोर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जो काइनेटोकोर्स हैं उनके बारे में देखा गया है, क्योंकि 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम में। देखिए एक क्रोमोसोम है, उसके पास क्या होता है, 2 सिस्टर क्रोमैटिन होते हैं, बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर, जो 2 सिस्टर क्रोमैटिन को पकड़ के रखता है। उसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। और एक क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमैटिन यहाँ देखने को मिले, सिस्टर क्रोमैटिन, याद रखिए सिस्टर क्रोमैटिन, ठीक है। इसके अलावा आपको एक सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2 काइनेटोकोर्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसके बारे में, काइनेटोकोर के बारे में, दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, ये क्या कर रहा है, सर्व एज अ साइट, अटैचमेंट करा रहा है। जो हमारा क्रोमोसोम है ये पूरी तरीके से बन चुका है, ये अटैचमेंट करा रहा है, किसका अटैचमेंट करा रहा है, जो स्पिंडल फाइबर है किससे करा रहा है, क्रोमोसोम से करा रहा है। और ये कहाँ अपनी पोजीशन को ये क्या कर रहे हैं, उसी की मदद से अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहे हैं। वो कहाँ पे आ रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं। तो सीधे लिखा गया है जो काइनेटोकोर्स होते हैं ये ऐसे साइड है, एनसीईआरटी की लाइन है ना, ये नीड में आ चुकी है, ठीक है। ये सेम लाइन कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे साइड प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे अटैचमेंट करा रहा है किससे, स्पिंडल फाइबर से। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर कौन है, वो काइनेटोकोर है। वो क्या कर रहा है, वो साइड प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट करा रहा है किसका, स्पिंडल फाइबर का। किससे करा रहा है, क्रोमोसोम से करा रहा है। और ये स्पिंडल फाइबर निकल कहाँ से रही, स्पिंडल फाइबर जो हमारा हम बोल सकते जो एस्टर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है, हम बोल सकते जो सेंट्रोसोम था, मियर नहीं सेंट्रोसोम, वहाँ से एस्टर लाइक स्ट्रक्चर बना था, वो आगे चल के क्या बना रहे हैं, वो बना रहे स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर कहाँ आ रहे हैं, क्रोमोसोम है। इस तरीके से मान लीजिए क्रोमोसोम में वो भी किससे जुड़ रहे हैं, जो काइनेटोकोर है उससे जाके जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो चमकीले लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। तो एक बार देखिए स्ट्रक्चर कि अगर यहाँ पे इस टाइप का ये है कौन, ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, ये हमारा क्रोमोसोम है। बीच में कौन होगा, सेंट्रोमियर होगा। अब देखिए ये साइड में कौन होगा, काइनेटोकोर होगा। तो इसके पास भी क्या है, छोटे छोटे एस्टर निकले हुए हैं, चमकीलेदार, यहाँ पे देखिए निकले हुए हैं। लेकिन ये क्या बना रहे हैं, आगे चल के ये बना रहे हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बना रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं।
इस तरीके से ये कहाँ के जुड़ के जो काइनेटोकोर है यहाँ आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये और भी क्रोमोसोम होंगे उनके काइनेटोकोर में आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो इस साइड कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्रोमोसोम को कौन जोड़ रहा है, किससे, एस्टर से, या बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर से, किसकी मदद से जुड़ रहे हैं, हम बोल सकते हैं ये काइनेटोकोर की मदद से ही जुड़ रहे हैं। सेंट्रोमियर से तो 2 सिस्टर क्रोमैटिन होल्ड हुए हैं, उनको पकड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं काइनेटोकोर क्या कर रहा है, अटैचमेंट करा रहा है किससे, जो भी यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है उनमें से जो एस्टर निकल रहा है, जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं उनसे जोड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। Hence the metaphase is the characteristic of all the chromosome coming lie at the equator with one chromatin of the each chromosome connected by the kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatin is connected its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole। ये वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये वाला, ये जो मेटाफेज है इसमें आप देख रहे हैं कि जितना भी क्रोमोसोम था वो एकदम इक्वेटर पे आ गया, बीचों बीच आ गया है, इक्वेटर में सेल में एकदम बीचों बीच में आ गया। ये कौन है, सेंट्रोसोम है। यहाँ पे सेंट्रोसोम में यहाँ पे देखिए एस्टर, इस तरीके से रेडिएटेड एस्टर है, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, एस्टर है। इनमें से स्पिंडल फाइबर निकला हुआ है, किससे निकला हुआ है, हम बोल सकते हैं सेंट्रोसोम से यहाँ पे निकला हुआ। कहाँ जुड़ रहा है, ये जाके जुड़ रहा है किससे, काइनेटोकोर। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है किसमें, क्रोमोसोम में, उसने तो सिस्टर क्रोमैटिन को पकड़ रखा है, उसने उसको जोड़ रखा है, लेकिन उसके जो हम बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, यहाँ कौन है, सेंट्रोमियर है, इसने सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिन को जोड़ रखा है। इसके ऊपर क्या है, प्रोटीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर क्या कर रहा है, जो सेंट्रोसोम से निकल रहा है स्पिंडल फाइबर, उनको जोड़ के रख रहा है। तो हम लोग मेटाफेज में एक ही चीज़ देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ पे आके लाई कर जाएंगे, वो आके इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं कहाँ से, सेंट्रोसोम से, वो काइनेटोकोर की मदद से एक एक सिस्टर क्रोमैटिन में जुड़ता जाएंगे। इधर वाला देखिए, इस वाले सिस्टर क्रोमैटिन से दूसरे साइड वाले इधर जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिन है। जब इक्वेटर पे आ जाएंगे, मान लीजिए मेरा हाथ है ये और ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये इक्वेटर पे आ गए, एक सिस्टर क्रोमैटिन ये होगा, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिन ये होगा। एक ऊपर से जुड़ा होगा किससे, किसकी मदद से, काइनेटोकोर की मदद से। मान लीजिए ऊपर से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, सेंट्रोसोम से जो निकल रहा है स्पिंडल फाइबर उससे, नीचे वाला इससे जुड़ रहा है। मीन्स कि यहाँ पे बोल सकते हैं क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिन है, तो जो दोनों डिफरेंट यहाँ पे सेंट्रोसोम है उनसे जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं उनसे जुड़ रहा है, ठीक है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज रिफर्स एज मेटाफेज प्लेन, ठीक है। ये जो अलाइनमेंट हुआ इक्वेटर पे आके सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए हैं, इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज आर, कौन कौन से यहाँ पे मेन फीचर्स हैं, इसमें हमने क्या क्या देखा इस फेज में। स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से निकले हैं, हम बोल सकते हैं सेंट्रोसोम से निकले हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं किससे, क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसकी मदद से जुड़ रहे हैं, क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट, सेंट्रोमियर के ऊपर क्या काइनेटोकोर, ये क्या कर रहा है, इसी की मदद से ही किसको जोड़ा गया है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, ये क्या निकाल दिया अपना स्पिंडल फाइबर, लेकिन ये काइनेटोकोर क्या कर रहा है, इसी स्पिंडल फाइबर को जोड़ रहा है, किससे, क्रोमोसोम से जोड़ रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो सिस्टर क्रोमैटिन इससे जोड़ रहा है, किसकी मदद से, काइनेटोकोर की मदद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेंट्रोमियर से है या किससे जुड़ा हुआ है, तो ये काइनेटोकोर की मदद से, क्योंकि यही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम में तो यहाँ पे सेंट्रोमियर का काम है 2 सिस्टर क्रोमैटिन को साथ रखना, लेकिन उसके ऊपर जो प्रेजेंट है काइनेटोकोर, ये क्या कर रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है क्रोमोसोम का, किसके साथ कर रहा है, हम बोल सकते हैं सेंट्रोसोम के साथ कर रहा है, किसकी मदद से, स्पिंडल फाइबर की मदद से। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल्स। आपने देखा कि जो भी क्रोमोसोम थे स्पिंडल इक्वेटर पे आ गए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेटर पे जितने भी क्रोमोसोम थे एकदम इक्वेटर पे आ गए, बीचों बीच आ गए सेल के अंदर। यहाँ पे देखेंगे ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, इनसे एस्टर निकल रहे हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बन रहा है, और ये स्पिंडल फाइबर किसकी मदद से जुड़ रहे हैं, क्रोमोसोम में काइनेटोकोर की मदद से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिन दूसरा है, ये पहला है दूसरा है, तो यहाँ पे जब 2 सेंट्रोसोम है तो इसका मतलब है इनके पास से उतने जितने यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, तो इनके पास 4 यहाँ से क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे इनको जोड़ने के लिए। काइनेटोकोर यहाँ भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो एक वाला सिस्टर क्रोमैटिन को काइनेटोकोर इधर से जोड़ेगा, दूसरे वाले जो काइनेटोकोर है ये वाले सिस्टर क्रोमैटिन से इधर से जोड़ेंगे, तो यही सेम यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो होगा। ये जो स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेटाफेज आया नहीं है, ये पहले मेटाफेज के पहले यहाँ पे जिस तरीके से हम बोल सकते हैं माइटोटिक एपरेटस बन रहा था उस टाइम का है, कि किस तरीके से सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर आ रहे थे और कहाँ से जुड़ रहे हैं, काइनेटोकोर में अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रोसोम में, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे माइटोटिक एपरेटस बना रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है। लेकिन अगर मेटाफेज की बात करते हैं, जितने भी क्रोमोसोम है इक्वेटर पे आके लाई कर जाएंगे, ये सबसे मेन है।
इसके अलावा हमने ये शुरुआत में पढ़ा था कि कंप्लीट पूरी तरीके से न्यूक्लियर इन्वल्व पूरी तरीके से टूट गया, इसका मतलब हम लोग मेटाफेज में आ गए, उसके स्टार्टिंग में आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी मॉर्फोलॉजी है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी हम लोग कहाँ स्टडी कर पा रहे हैं, मेटाफेज में कर पा रहे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम वगैरह यहाँ पे कंडेंस हो रहे थे, बन रहे थे, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम वगैरह बना रहा था, लेकिन वो हमको विजुअलाइज नहीं हो रहा था। जब न्यूक्लियर इन्वल्व टूटा, पूरी तरीके से कंप्लीटली टूटा कब, मेटाफेज में, तो जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल था वो कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में मटेरियल आ गया, जिसकी वजह से हम उसको इजीली स्टडी कर पा रहे हैं कि एक क्रोमोसोम जो है 2 सिस्टर क्रोमैटिन से बना हुआ है और किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर की मदद से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं सेंट्रोमियर के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, और यही काइनेटोकोर क्या करता है, अटैचमेंट किससे प्रोवाइड करता है, जो भी सेंट्रोसोम होंगे इनके पास एस्टर होंगे और यहाँ से निकला होगा क्या, स्पिंडल फाइबर, इससे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं एनाफेज। एट द वंस द anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the 2 daughter chromatid, now refers to as the daughter chromosome of the future daughter nuclei, begins their migration towards the 2 opposite pole। अभी हमने देखा था मेटाफेज में, देखिए जो मेटाफेज प्लेट बन रहा है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम अरेंज है, इक्वेटर पे अरेंज है, यहाँ पे जो काइनेटोकोर यहाँ पे हेल्प कर रहा है, अटैचमेंट करा रहा है स्पिंडल फाइबर का यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि तनाव पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरफ से ये वाला स्पिंडल फाइबर बोल सकते खींच रहा है, दूसरी साइड से ये वाला खींच रहा है। अब क्या होगा, बीच में सेंट्रोमियर है जो क्या किया है, 2 लोगों को पकड़ के रखा है, 2 सिस्टर क्रोमैटिन को पकड़ के रखा है। अब क्या होगा, ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंशन होगा तो क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो टूट जाएगा, जो सेंट्रोमियर यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है। अब इन पे क्या होगा, ज़्यादा बोल सकते हैं ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि इधर से भी क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर खींच के रखा है, इधर से भी खींच के रखा है। अगर कोई मेरा हाथ इधर से खींचेगा तो मैं बीच से ही क्या हो जाऊंगी, फट जाऊंगी। तो ऐसे हो रहा है कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम है, एक साइड से यहाँ पे काइनेटोकोर किसने अटैच किया है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से, ये वाले सेंट्रोसोम से, दूसरे वाले सेंट्रोसोम से यहाँ पे भी काइनेटोकोर ने अटैच किया है किसको, स्पिंडल फाइबर को। अब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम में जो 2 सिस्टर क्रोमैटिन साथ थे, अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाला सिस्टर क्रोमैटिन इसके साइड आ जाएगा और इसके पास ये दूसरा वाला सिस्टर क्रोमैटिन आ जाएगा। मतलब सेम क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिन एक साथ थे सेंट्रोमियर की मदद से, अब वो सेंट्रोमियर ही टूट गया है, तो क्या हो जाएगा, जो सिस्टर क्रोमैटिन थे ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दूसरे बोल सकते हैं कि इस पोल पे और इस पोल पे क्या हो जाएंगे, ये अपने आप को उस जगह पे बोल सकते हैं इनकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी तरफ क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे अब डिफरेंट पोल्स पे। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये हो रहा है स्पिंडल फाइबर की मदद से, जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिन है इनकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर अब क्या हो गया है, टूट गया है। अब सेंट्रोमियर टूट गया, इसका मतलब कि जो भी ये जो क्रोमोसोम है ये क्या हो रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम थे ये एक पेरेंट सेल के अंदर थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया, मीन्स इसने क्या किया, एक क्रोमैटिन, जो भी क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिन थे, एक पोल यहाँ पे चला गया, दूसरे पोल पे यहाँ पे चला गया। अब ये क्या बन रहे हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई के लिए तैयारी चल रही है, यहाँ पे माइग्रेशन हो जा रहा है, इनको दोनों पोल्स पे ये क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो जा रहे हैं जो क्रोमैटिन बचे हुए हैं। As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of the each chromosome remain directed towards the pole and hence at the leading edge with the arm of the chromosome trailing behind। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो मेटाफेज का प्लेट था यहाँ पे था, अब यहाँ पे इतना प्रेशर पड़ा कि जो सेंट्रोमियर थे, यहाँ पे सेंट्रोमियर के द्वारा यहाँ पे बोल सकते हैं 2 क्रोमैटिन जुड़े हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रोसोम यहाँ पे अपोजिट पोल पे प्रेजेंट है और सेंट्रोमियर यहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं, 2 यहाँ पे क्रोमोसोम को यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे जो 2 क्रोमैटिन है क्रोमोसोम के, तो उनको जोड़ के रखा। इतना प्रेशर पड़ा कि ये टूट गया। अब जो टूट गया, दो चिपक के थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। इसका मतलब कि इस वाले सेंट्रोसोम के पास ये एक क्रोमैटिन ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया। अब ये इस तरीके से अरेंज हो गए कि आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रोमियर होंगे, ठीक है, जो सेंट्रोमियर टूटे होंगे, टूटा हुआ सेंट्रोमियर की बात कर रही हूँ, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, कि आपको कहीं छोटे दिखेंगे तो कहीं बड़े दिखेंगे। मीन्स आपको यहाँ पे मॉर्फोलॉजी देखने को मिल जाएगी क्रोमोसोम का। जो लोग इसको कहाँ पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम का हम लोग पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वहाँ पे देखते हैं ना मेटासेंट्रिक कहाँ है, सब मेटासेंट्रिक कहाँ है, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक कहाँ से, ये सब पढ़ते हैं। जो एनाफेज है माइटोसिस का, उसी से हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इक्वेटर पे ही सारे क्रोमोसोम अरेंज है। ठीक है, इस तरीके से मेटाफेज में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो काइनेटोकोर इधर है, इधर वाला है, इसने क्या किया, स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम को जोड़ के रखा। कहाँ पे, सेंट्रोसोम से इस तरीके से जोड़ के रहे। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो जो सेंट्रोमियर है बीच की टूट जाएंगे। जो सेंट्रोमियर का
स्ट्रक्चर है इस तरीके का है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, प्रोटीन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना जैसे काइंटोकोर। जब सेंट्रोमियर बीच से इस तरीके से टूटेगा तो आधा सेंट्रोमियर कहाँ चला जाएगा, एक काइंटोकोर के साथ, आधा का चला जाएगा दूसरे काइंटोकोर के साथ। जब इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जब सेंट्रोमियर बीच बीच में टूटे, ठीक है, आधा आधा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिन इधर जा रही थी, इनके पास आधा चले गए क्या, सेंट्रोमियर, और इसके साथ एक एक काइंटोकोर चले गए जो किससे अटैच्ड है, अभी भी स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए। तो हम लोग जो मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं मेटासेंट्रिक हो गया, जिसमें आपको शेप देखने को मिलेगा यू या फिर हम बोल सकते हैं वी, या यू और वी यहाँ पे शेप देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक, जो सेंट्रोमियर थोड़ा सेंटर से अवे हो जाता था, उस टाइम में आपको किस टाइप का शेप देखने को मिलेगा, उस टाइप में आपको देखने को मिलेगा, हम बोल सकते हैं एल शेप मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जे शेप भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग बोल सकते हैं एक्रोसेंट्रिक, मीन्स एक जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा एक काम, एक बड़ा हो जाएगा, तो उस टाइप में आपको शेप जो देखने को मिलेगा वो जे टाइप का होगा। लेकिन अगर हम लोग टेलो की बात करें, एकदम बोल सकते हैं क्रोमोसोम की एकदम टिप पे यहाँ पे आके सेंट्रोमियर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो हम इसे कैसा शेप बोलेंगे, आई शेप बोलेंगे। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, वी एल जे आई, VLG, वी फॉर, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब सेंट्रोमियर बीचों बीच था क्रोमोसोम के अंदर तो वी शेप था, या फिर हम बोल सकते हैं यू शेप था। लेकिन जब सबसे हम लोग बोल सकते हैं सब सेंट्रिक में, ठीक है, यहाँ पे जब देखने को मिलेगा तो एल शेप का होगा। अगर हम लोग जे शेप की बात करते हैं ये एक्रोसेंट्रिक में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं आई शेप तो ये टेलो में होगा। ये शेप अगर याद करते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनाफेज में ही इन शेप की स्टडी की जाती है। आगे देखते हैं, थर्स द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये मेटाफेज में इस तरीके से अरेंज था, अब ये सेंट्रोमियर टूट गया। अब सेंट्रोमियर टूट गया तो अब क्या होगा, इस तरीके से एनाफेज में आपको देखने को मिलेगा जो सेंट्रोमियर टूट गया तो इनका जो हाफ बोल सकते क्रोमोसोम का ये आधा पार्ट, यहाँ एक सिस्टर क्रोमैटिन यहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया। ये दोनों पहले एक क्रोमोसोम बना रहे थे, ये दोनों एक क्रोमोसोम बना, लेकिन जब सेंट्रोमियर टूट गया, ज़्यादा दबाव पड़ गया, वो टूट गया तो क्या हुआ, एक सिस्टर क्रोमैटिन इधर आ गया, दूसरा वाला इधर चला गया, एक इधर आ गया, दूसरा इधर चला गया, ठीक है। अभी भी ये काइंटोकोर की मदद से स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, ठीक। इसमें अब देखते हैं क्या क्या होता है। द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिन सेपरेटेड। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर टूट गया और जो एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिन थे वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, दूसरे दूसरे पोल पे जाके पहुंच चुके हैं। द क्रोमैटिन मूव टू द अपोजिट पोल। जो क्रोमैटिन थे अपने अपने अपोजिट पोल पे चले गए, क्योंकि वहां पे ही क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, जहां से क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टेलोफेज में। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरोकाइनेसिस, दैट इज टेलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजिबिलिटी। क्या होता है टेलोफेज में, ये लास्ट फेज है या बोल सकते हैं लास्ट स्टेज है किसका, कैरोकाइनेसिस का। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो अपने रेस्पेक्टिव पोल के पास देखिए पहुंच चुके हैं एनाफेज में ही। अब वहां पे जो भी कंडेंसेशन है यहाँ पे क्या होगा, डीकंडेंस्ड हो जाएंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे, ठीक है। फिर से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस्ड हो जाएंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू बी कलेक्टेड एट ईच ऑफ द टू पोल एंड दिस इज द इवेंट विच फॉलोज द की इवेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी इस वाले टेलोफेज में देखिए कि अभी एनाफेज में हमने देखा कि यहाँ पे क्रोमैटिन क्या थे, आधा आधा क्रोमैटिन, एक क्रोमोसोम के हाफ क्रोमैटिन इस वाले पोल पे, हाफ इस पे है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डीकंडेंस्ड हो जा रहे हैं। डीकंडेंस्ड होने के बाद अपनी इंडिविजुअलिटी बोल सकते हैं लूज कर जाएंगे। अब ये क्रोमोसोम पहले जैसे नहीं रहे, अब ये क्या हो जाएंगे, अपने पोल्स पे फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फीचर्स यहाँ देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड दियर आइडेंटिटी लूज एट डिस्क्रीट एलिमेंट। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे क्लस्टर के फॉर्म में हो जाएंगे, अपोजिट पोल में पहले ही चला गए हैं। एनाफेज में जब सेंट्रोमियर टूट गया था उसी टाइम पे क्रोमैटिन चले गए, अब वहाँ पे क्या होंगे, क्लस्टर के फॉर्म में हो जाएंगे पोल्स के पास, और अपनी इंडिविजुअलिटी जो थी अकेले अकेले वो खत्म कर देंगे। अब वो क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर इन्वल्व, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तक न्यूक्लियर इन्वल्व टूटा था प्रोफेज में, ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरीके से टूट गया, हम बोल सकते हैं इनिशिएशन, शुरुआती मेटाफेज में। अब देखिए क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वल्व डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। अब क्या होगा कि इनके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वल्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, जो दोनों अपने डिफरेंट डिफरेंट पोल पे प्रेजेंट है, उनके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियर का इन्वल्व या बोल सकते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का बनना स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम के ऊपर। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्लस्टर के फॉर्म में अपने दोनों ही अपोजिट पोल पे रहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर फिर से रिफॉर्म दोबारा से बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टेलोफेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनाफेज में क्रोमैटिन यहाँ पे सेपरेटेड हो गए। अब क्या होगा टेलोफेज में, इनके ऊपर ये डीकंडेंस हो जाएंगे, उनके ऊपर क्या होगा, इन्वल्व आना स्टार्ट हो जाएगा टेलोफेज में। और जो ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियोलस हम जो खत्म हो चुका था वो फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बोल सकते हैं एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से यहाँ पे दो न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे बन चुके हैं।
अब चलते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। माइटोसिस अकोम्पनाइज नॉट ओनली द सेग्रीगेशन और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई, जिसे काइनेसिस कहते हैं, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच द सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। क्या होता है जो माइटोसिस होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके तो वो माइटोसिस कंप्लीट हो गए, नहीं, यहाँ पे तो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइरोकाइनेसिस होते हैं। यहाँ पे सिग्रीगेशन हो गया है, एक न्यूक्लियस से दो मटेरियल जो बन चुके थे, जो डबल हुआ था डीएनए, यहाँ पे क्या हुआ, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं सेल के अंदर, काइरोकाइनेसिस हो गया। लेकिन इसके बाद भी क्या होगा, सेल को खुद से डिवाइड करना पड़ेगा, अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। और ये क्या होगा, कंप्लीट, इसे बोलेंगे सेल डिवीजन। न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक पेरेंट सेल से आप दो डॉटर सेल देखने को मिलेगा। इन एनिमल सेल की बात करते हैं। इन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ द फॉरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, अगर कोई भी सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब है कि मान लीजिए उनका ये सेल था, ठीक है, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होगा, डीपन होते जाएगा, इम्बेडेड होता जाएगा, ताकि यहाँ से क्लीवेज हो सके और यहाँ पे दो सेल यहाँ पे बन जाए, मीन्स यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्लीवेज हो जाए। क्यों, बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है जो बीच की रुकावट कर रहा है। जब हम लोग बात कर रहे हैं अंदर की तरफ हो रहा है, इस तरीके से इम्बेडेड हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर, ठीक है। ये अंदर की तरफ हो रहा है, सेंट्रीपिटल, मीन्स हम बोल सकते हैं कि सेंटर की तरफ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि एनिमल सेल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेरो बन रहा है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता एनिमल सेल में। द फेरो ग्रेजुअली डीपन अल्टीमेटली ज्वाइन एट द सेंटर एंड ज्वाइनिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ डेप्थ बनता जा रहा है, कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो यहाँ पे डॉटर सेल बना दे रहे हैं, इजिली बन जा रहा है। Plant cell, however, are enclosed by the relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo the cytokinesis by different mechanism. ठीक है, जो प्लांट सेल वॉल है, उनके जो प्लांट है उनके पास क्या है, सेल वॉल है, लेकिन वो रुकावट पैदा करे। सेल वॉल क्या है, बहुत हार्ड है, उनको तोड़ना मुश्किल है, उनमें सेल डिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वो हार्ड है, उनको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन प्लांट सेल द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो टूवर्ड्स टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, किसका, प्लांट सेल का, यहाँ पे सेल वॉल है, अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में क्या होगा, बीच से, यहाँ पे बीच में तो कोई रुकावट नहीं है क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल है, ये जो बोल सकते हैं ये जो सेल वॉल है इनको तोड़ना मुश्किल है। तो बीच में क्या होगा, जो गोल्गी अपरेटस हो गए, यार ये सब क्या होंगे, इकट्ठा हो जाते हैं, कुमुलेट हो जाते हैं और यहाँ बीच में बाउंड्री क्रिएट करते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, टूटना स्टार्ट करते हैं, किसकी मदद से, मिडिल लैमेला की मदद से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा दो साइटोप्लाज्म का। तो बोला कि जो प्लांट सेल है वहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंटर से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब कि सेंटर से बाहर की तरफ अगर कोई फोर्स लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में हो रहा है प्लांट सेल में। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्या होगा, लैटरल साइड, यहाँ पे जो भी सेल का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हो रहा है वो लैटरल साइड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये देखिए सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे बीच में फिर एक्युमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे मिडिल लैमेला बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, लैटरली इस तरीके से इसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करें, दो सेल यहाँ बना रहे हैं, तो एक सेल को हम क्या करें, अलग करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो यहाँ पे लैटरली यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ द सेल wall begins with the formation of the simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the wall of the two adjacent cells। हाँ, जब हमें सेल डिवीजन करना है, हमें साइटोप्लाज्म का यहाँ पे हमें डिवीजन करना है, हमें साइटोप्लाज्म को खत्म करना है, दो सेल में बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सेल वॉल बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सेल के अंदर बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, हमें फॉर्मेशन करना पड़ेगा एक नए सेल वॉल की, जिसकी वजह से बीच में वो सिंपल प्रिकर्सर है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट, जिसे रिप्रेजेंट करेगा मिडिल लैमेला। और ये क्या करेगा, एक वॉल बना देगा दो एडजेसेंट सेल के बीच में, क्योंकि हम जानते हैं जो मिडिल लैमेला का काम होता है दो एडजेसेंट सेल को जोड़ के रखना, ग्लूइंग का काम था, हमने कहाँ पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहा है कि यहाँ पे जो सेल है इनका जो सेल वॉल बहुत हार्ड है, इनको बाहर से तोड़ना अंदर की तरफ बहुत मुश्किल है। तो क्या हो रहा है, इनको बीच से ही क्या किया जा रहा है, यहाँ बीच से इनमें क्या किया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन कराया जा रहा है, ताकि जो न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियाई हैं, दोनों सेल के अंदर पहुंच जाए। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल प्लेट, या फिर हम बोलेंगे मिडिल लैमेला। और यहाँ पे एक सेल से दो सेल प्लांट के बन जाएंगे, इसे किसकी मदद से, मिडिल लैमेला की मदद से।
At the time of the cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cells. बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस का, जब हमने काइरोकाइनेसिस पढ़ा था, हम न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल की बात कर रहे थे, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे कौन, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड हो गए, ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपने डॉटर सेल में, ठीक है। In some organism, chirokinesis is not followed by the cytokinesis, as a result which multinucleated condition arises leading to the formation of syncytium. Example है liquid endosperm in the coconut. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो काइरोकाइनेसिस के बाद, मीन्स न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद तुरंत ये क्या, साइटोकाइनेसिस नहीं करते, मतलब कि एक सेल के अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन ये आगे चल के अपना ये साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं करना चाहते। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मीन्स एक सेल के अंदर ढेर सारे आपको न्यूक्लियस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे काइरोकाइनेसिस के बाद कौन नहीं आता, साइटोकाइनेसिस नहीं आ पाता। इसका मतलब एक सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस अभी भी बने हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनिस्ट्रियम, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे दिया गया है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक। इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हम बात करते हैं टैप्टम प्लांट सेल में, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे राइजोपस की बात कर रहे हैं, ठीक, ये कंडीशन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल में, जैसे पैरामीशियम है, उसके बॉडी में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इंटरफेस का स्ट्रक्चर है। इंटरफेस का मतलब है कि जो प्रिपरेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस जो है एम फेज से पहले आ गया था, प्रिपरेशन हो रहा था, जब यहाँ पे सेल के में कोई भी चेंजेस नहीं था। यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे सेल में साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा था, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स बन रहे थे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में जो एस फेज एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो न्यूक्लियोलस था वो क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा हमने जब देखा कि जो डीएनए का मटेरियल ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है एस फेज में। मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है वो कहाँ बन चुके थे, G2 में। इसके बाद हमने देखा कि सब कुछ ये माइटोसिस हो गया है, टेलोफेज तक पहुंच गए हैं, साइटोकाइनेसिस तक पहुंच गए। जब साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर से ये जो डॉटर सेल है ये क्या होंगे, फिर से आगे ग्रो करेंगे। ये क्या है, इंटरफेज है, फिर से ये सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरीके से होता है कि जो प्रोफेज था ये यस और G2 फेज के बाद आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है यहाँ पे कंडेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है। कंडेंस्ड होकर माइटोटिक क्रोमोसोम बना रहे हैं। जो क्रोमोसोम होंगे वो 2 चीज़ से बने हैं, क्रोमैटिन से। एक क्रोमोसोम में क्या होता है, 2 क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं क्रोमैटिन। फिर इसके अलावा देखा कि जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, साइटोप्लाज्म की कहानी, जो सेंट्रोसोम है वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपोजिट पोल पे, देखिए यहाँ पे मूव कर रहे हैं, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। और जो ये सेंट्रोसोम है इनसे छोटे छोटे एस्टर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, और 2 एस्टर जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, माइटोटिक अपरेटस बना रहे हैं। किसके साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर के साथ। इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंड में क्या होता है, जब प्रोफेज खत्म होने वाला रहता है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ER हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और जो न्यूक्लियर इन्वल्व है क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। मेटाफेज की जब स्टार्टिंग की बात करेंगे, जो न्यूक्लियर इन्वल्व है पूरी तरीके से टूट चुका है, ठीक है। अब हमको सारा जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो सारी चीजें हमें विजुलाइज हो रही है बाहर, ठीक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस स्टेज में क्या होगा, जो कंडेंसेशन हुआ था क्रोमोसोम को, हम उसे कंप्लीटली अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम की उसको पढ़ते, जैसे हमने देखा कि जो क्रोमोसोम इस स्टेज पे वो क्या है, 2 सिस्टर क्रोमैटिन से बना हुआ है। किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर की मदद से जुड़ा हुआ। ऊपर क्या है, यहाँ पे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर से काइंटोकोर कहते हैं। ये क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। किससे अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो सेंट्रोसोम है उनसे निकले हैं एस्टर, और यहाँ पे क्या बने, स्पेंडल फाइबर। ये स्पेंडल फाइबर क्या कर रहा है, काइंटोकोर की मदद से ही किसको जोड़ के रख रहा है, क्रोमोसोम को जोड़ के रख रहा है। आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मेटाफेज है इसका सबसे मेन चीज़ ये है कि जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना वो इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे। बहुत अच्छे हैं कि ये आके इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। किसकी मदद से अरेंज होंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे मेटाफेज में इस तरीके से अरेंज हो गए। जो काइनेटोकोर लगा हुआ है सेंट्रोमियर के ऊपर, यहाँ पे 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहे हैं, स्पेंडल फाइबर की मदद से इस तरीके से क्रोमोसोम को मिडिल में अरेंज कर दे रहे हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो हमें देखने को मिला कि जो स्पेंडल फाइबर है वो किससे जुड़े हुए हैं, काइनेटोकोर से जुड़े हुए क्रोमोसोम को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम है वो स्पेंडल फाइबर को इस तरीके से इक्वेटर पे ला रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो मेटाफेज प्लेट यहाँ पे बन सके, जो भी क्रोमोसोम है वो बीच में आके इक्वेटर पे मिल जाए। फिर एनाफेज की बात करते हैं कि जब हमने देखा कि सारे क्रोमोसोम अभी इक्वेटर पे है तो इनमें भी क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इनमें जो सेंट्रोमियर होंगे वो टूट जाएंगे। सेंट्रोमियर टूट गए, इसका मतलब आधा सेंट्रोमियर इस वाले क्रोमैटिन के पास है, आधा इसके पास, क्योंकि एक काइनेटोकोर के पास तो आधा वाला पार्ट बचेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आधा आधा जो सेंट्रोमियर है इनके पास चला जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो काइनेटोकोर है ये इनको लेके कहाँ चला जाएगा, एक दूसरे पोल पे जहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे जो आधा बोल सकते हैं हाफ जो क्रोमोसोम है, या फिर बोलते हैं जो दूसरा वाला क्रोमैटिन सिस्टर क्रोमैटिन है, उनको लेके यहाँ पे आ जाएगा दूसरे वाले
पोल पे आ जाएगा। तो इसमें आप स्टडी करते हैं कि किस तरीके से सेंट्रोमियर अरेंज है क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। इसमें होगा कि सेंट्रोमियर जो होता है ये टूट जाता है और यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और जो सेपरेटेड क्रोमेटिन है ये कहाँ चले जाते हैं, अपने अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग टेलोफेज में देखते हैं कि ये फाइनल स्टेज है कैरोकाइनेसिस का। यहाँ पे जो क्रोमोसोम वगैरह होंगे अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करेंगे, फिर से डीकंडेंस हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये क्लस्टर बना लेंगे, गुच्छे बना लेंगे, फिर इनके ऊपर ही क्या होगा, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर का इन्वॉल्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी गोल्गी अपरेटस था, ईआर था, न्यूक्लियस था, जो खत्म हो चुके थे, फिर से रीअपियर हो जाएंगे, कहाँ पे, टेलोफेज में स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, एक सेल के अंदर आपको 2 डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिल गए। अब हमें क्या करना है, साइटोकाइनेसिस करना है। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है। माइटोसिस का मतलब ये नहीं है कि सेग्रीगेशन हो गया है क्रोमोसोम का, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, कैरोकाइनेसिस हो गया। यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं 2 एक सेल के अंदर। हमें क्या करना है, साइटोकाइनेसिस करना है। यहाँ पे सेल का साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना है, तब जाके कंप्लीट सेल डिवीजन हो पाएगा। हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल का जो सेल वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट होता ही नहीं है। सेल वॉल के मतलब है कि बाहर जो होगा सिर्फ इनके पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, वो एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इन्वेडेड होता जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म को अलग कर देगा, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, इजिली बन जाएंगे, यहाँ पे फरो बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो इनके पास क्या है, सेल वॉल है, इनको तोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए क्या होता है, अंदर के साइड जो अंदर है इनके, यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से अंदर से जो भी वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल प्लेट। यहाँ पे ऑर्गेनल जैसे हो गए, गोल्गी अपरेटस हो गए, ईआर हो गए, इकट्ठा होने लगते हैं, यहाँ पे वॉल जैसा फॉर्मेशन करने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं, जिसको बाद में हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। यहाँ से अंदर से डिवीजन हो जाता है और ये जो मिडिल लैमेला है आगे ये सेल वॉल की तरह काम करने लगता है। यहाँ पे सेल वॉल बन जाता है और यहाँ पे एक प्लांट सेल में आपको देखने को मिलता है कि 2 सेल बन चुके हैं, ठीक। और आगे चल के ये भी देखते हैं कि जो मिडिल लैमेला है ये 2 एडजेसेंट सेल को जोड़ के रखता है। लेकिन सबसे खास बात ये है, जो साइटोकाइनेसिस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड हो गए, ये डॉटर सेल है, वहाँ पे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ पे काइरोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं रहा, मतलब कि इनके सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन अभी ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए रेडी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ढेर सारे न्यूक्लियस सेल के अंदर बनते जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंट्रीशियम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट, जो कोकोनट का पानी हम पीते हैं वो क्या है, ये भी क्या है, वो बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो है लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट। इसके अलावा राइजोपस हो गया, टैप्टम जो था हम लोग पढ़ेंगे उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें वो भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्यों जरूरी है। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। यहाँ पे जो माइटोसिस है, जो इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, फादर के पास 100 रुपीज़ थे, लेकिन इनका पैसा पहले डबल होगा, इसके बाद इनके बच्चों में जाएगा, तो इनके पास क्या हो गया, 200 हो गया। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के पास 100 हो गया। इसका मतलब जो फादर के पास इनिशियल पैसे 100 थे वही इनके बच्चों के पास गए, मतलब कि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। जो पेरेंट क्रोमोसोम थे वही जाके उनके जो डॉटर सेल बने उनके पास भी वही क्रोमोसोम है, तो ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। ये रिस्ट्रिक्टेड केवल डिप्लॉयड सेल तक है, 2n यहाँ तक है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। अगर हम लोग लोअर प्लांट की बात करते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो इनको क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस कब करना पड़ेगा, जब इन्हें गैमेट बनाना है। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो ये मियोसिस तो कर नहीं सकते, हाफ थोड़ी ना कर देंगे अपना, तो कि पहले से हैप्लॉइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइटोसिस करेंगे। इसके अलावा जैसे सोशल इंसेक्ट की बात करते हैं, हमने देखा था कि ड्रोन्स की बात करते हैं, जो हनी बी है मेल, इनके पास भी क्या 16 क्रोमोसोम है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इनको भी क्या करना है, माइटोसिस ही करना पड़ेगा अपना गैमेट्स वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा देखते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जानना बहुत जरूरी है कि माइटोसिस हमारे लाइफ में क्यों हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। देखिए, आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडी अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट। क्या आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जहाँ पे आप हैप्लॉइड इंसेक्ट या फिर डिप्लॉइड इंसेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। Mitosis usually result in the production of the diploid daughter cell with the identical genetic component। यहाँ पे लिखा गया है कि जो माइटोसिस होता है यूजुअली ये रिजल्ट है क्या, डिप्लॉइड डॉटर सेल। यहाँ पे जो डॉटर सेल बनेंगे कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, और इनका जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स है ये क्या है, आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट जैसे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जो भी क्रोमोसोम जितना नंबर, मान लीजिए बोल सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम पेरेंट में थे, पेरेंट सेल में, तो जो डॉटर सेल बन रहे हैं उनके पास भी 46 ही होगा, ठीक है। डबल होने के बाद भी उनको अपने डॉटर सेल में तो हाफ करना था, तो क्या हो गया, वो फिर बराबर हो गया, जैसे पेरेंट सेल के पास जितना है उतना डॉटर सेल के पास हो गया।
द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग में जो ग्रोथ हो रहा है वो माइटोसिस की वजह से हो रहा है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो सेल का ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए पहले सेल इतना बड़ा था, यहाँ पे न्यूक्लियस का पूरा कमांड था, लेकिन सेल का बोल सकते हैं यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ गया, अब न्यूक्लियस का कमांड नहीं हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का यहाँ पे बोल सकते थे रेशियो सही था, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म का ज़्यादा हो गया, साइज बढ़ गई, और यहाँ पे न्यूक्लियस छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका जो रेशियो वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं N/C की बात कर रही हूँ, अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म जब बढ़ रहा है और न्यूक्लियस अभी भी कम है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सेल डिवीजन होगा इस कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन में इसलिए सेल डिवीजन होगा क्योंकि न्यूक्लियस का पूरा कमांड नहीं हो पा रहा है अपने साइटोप्लाज्म में, अपने सेल के ऊपर नहीं हो पा रहा है। इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल को डिवाइड करना, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता हुआ जा रहा है और उसको कंट्रोल करना उसकी जिम्मेदारी है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उनकी जिम्मेदारी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कैरोकाइनेसिस होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज रिपेयरिंग, सेल का रिपेयर करना। जो सेल है, मान लीजिए अभी मुझे कहीं चोट लगे, इंजर्ड हो गए, तो यहाँ पे जो नए सेल्स आ जाएंगे 2-3 दिन में, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, माइटोसिस की वजह से हो रहे हैं। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। अगर हम बात करते हैं जो अपर लेयर है एपिडर्मिस की, ये क्या है, अपर लेयर, हमारे स्किन में कहीं खरोच आ गई या कहीं चोट लग गया, तो ये जो सेल है रिपेयर कैसे हो जाते हैं, जल्दी से रिकवरी कैसे हो जाती है यहाँ पे सेल की, वो माइटोसिस की मदद से होता है। इसके अलावा अगर हम अपने गट सिस्टम की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, तो हमारे स्टमच में हो गया, इंटेस्टाइन में हो गया, जो सेल होते हैं ना, हर हफ्ते क्या होते हैं, रिप्लेस होते जाते हैं। किसकी मदद से हो रहे हैं, यहाँ पे माइटोसिस की मदद से हो रही है। इसके अलावा हम ब्लड सेल की बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं, जिसका जो लाइफ स्पैन है 120 डेज है। ठीक है, 120 दिन मतलब 4 महीने। 4 महीने के बाद फिर से आरबीसी सेल किसकी मदद से बन रहा है, माइटोसिस की मदद से बन रहा है। तो जो हमारे बॉडी में सेल क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, या फिर हमें कहीं चोट लग गई, वहाँ पे भी सेल की क्या है, माइटोसिस होना जरूरी है, रिकवरी होना जरूरी। तो किसकी वजह से हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन इन दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू द लाइफ। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट में, जो प्लांट की हाइट बढ़ रही है, किसकी वजह से हो रहा है, एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यही तो प्लांट को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि पूरी जिंदगी जब तक आप पेड़ आपका जिंदा है, ठीक है, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, तब तक आपका पेड़ क्या होता है, बढ़ता जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके रूट के शूट के टिप पे क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं लैटरल कैम्बियम, ये लैटरल कैम्बियम भी प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हाइट भी बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ भी बढ़ रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है, जो कि कंटिन्यूअस प्लांट ग्रोथ कर रहा है पूरे जीवन भर। ये क्या है, माइटोसिस है। इसी वजह से प्लांट की जो हाइट है वो हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे मियोसिस। माइटोसिस का पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।